हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइस, आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है क्लास 16 और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर आपके 3 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो बिहेवियर वाला हमने कवर कर लिया, कॉग्निटिव वाला हमने कवर कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, यानी कि रचनावाद क्या चीज है ये, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। देखो, अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं सारी की सारी पीडीएफ को टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ, तो यहां से आप लोग समझा करें और वहां से अपने नोट्स को प्रिपेयर करा करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि ना आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। कंस्ट्रक्टिविज्म से आप लोग क्या समझ रहे हो? अगर इसके वर्ड को आप देखते हो तो इस कंस्ट्रक्ट से ही तो निकला है, कंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पे जो बच्चा होगा, जो लर्नर होगा, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ गेन नहीं करेगा कि बस ली इंफॉर्मेशन ले ली, नहीं। यहाँ पे वो अपनी खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। और वो खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा? जो भी उसके पास प्रायर नॉलेज है, जो भी उसके पास, इसको स्कीमा कहते हैं ना, कि अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करके और फिर जो नई नई नॉलेज है उन दोनों को हम मिला के जब एक अपनी खुद की नॉलेज बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा। तो क्योंकि हमें जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे किससे मिलकर बना है भाई? कंस्ट्रक्ट वर्ड से मिलकर बना है, जहां पे बच्चा खुद से क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, ठीक है। यानी शिक्षार्थी ज्ञान का यहाँ पे निर्माण करते हैं। अब वो निर्माण कैसे करते हैं? बिल्ड देयर ओन रिप्रेजेंटेशंस, वो अपनी खुद की रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं। और वो बनाते कैसे हैं? मान लीजिए कोई भी 2 लोग हैं, ठीक है, और उन्होंने दुनिया का किसी ना किसी चीज का अनुभव करा। फिर उसे अनुभव करने के बाद उन्होंने उस चीज पे चिंतन किया और फिर चिंतन करने के बाद जो उनके खुद के पर्सपेक्टिव्स निकल के आएंगे, जो उनके खुद के दृष्टिकोण होंगे, जो भी कुछ उन्होंने बेसिकली देखा, अनुभव करा, तो उस चीज को मिला के जो भी एक रिप्रेजेंटेशन उनकी होगी, तो उसको यहाँ पे जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो उसको खुद से बना रहा है। यानी कि स्वयं के प्रतिनिधित्व का निर्माण यहाँ पे लर्नर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको लिखा है कि कैसे वो करेंगे भाई। वो इनकॉर्पोरेट करेंगे नई नई इंफॉर्मेशन को, जो उनकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी उसके साथ। जो मान लीजिए उनको किसी चीज का पूर्व में ज्ञान है, तो उस नॉलेज को भी देखेंगे कि अच्छा भाई, इस चीज के बारे में मुझे ये चीज पता है, ठीक है, तो वो इस चीज को देखेंगे। साथ में जो भी कुछ उन्होंने नई इंफॉर्मेशन बेसिकली एक्वायर करी है ना, उसको भी वो देखेंगे। तो ये जो, इसको ही तुम स्कीमा बोल देते हैं कि आप प्रीवियस नॉलेज का यूज करके उसके बाद जब आप अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को उसमें एडअप करते हो, है ना, उसके बाद जब एक नई चीज, एक नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, सो डेट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान में वो शामिल करेंगे। अब जो उन्होंने जो भी न्यू ज्ञान लिया है उसमें वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को भी लेके आएंगे और उसके बाद जाके एक अलग से एक बेसिकली कंक्लूजन निकलेगा या फिर अलग से एक कंस्ट्रक्ट होगी नॉलेज का। तो यहाँ पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है, ना कि केवल इस चीज पे जोर नहीं है, ध्यान देना, इसके अंदर इस चीज पे जोर नहीं दिया जाता कि जो भी आपकी नॉलेज है सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन गेन करती चले जानी है, नहीं। उसको आपको खुद से उस नॉलेज को बनाना है, अपने पुराने ज्ञान को मिला के, अपने नए एक्सपीरियंसेस को मिला के, देन आप उसको बिल्डअप करेंगे। बात आती समझ में? इसके बाद वो क्या कह रहा है? तो इसके अंदर ना 2 वर्ड्स है नए, इनको आप ध्यान देना। एक है एसिमिलेशन, एक है एकोमोडेशन। अब ये एसिमिलेशन क्या कहता है? एसिमिलेशन कहता है कि भाई जब हम नई नई इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इसको जो हमारा पुराना जो एग्जिस्ट करता है स्कीमा, उसके अंदर हम उसको फिट करते हैं, तो वो एसिमिलेशन हो जाता है। और एकोमोडेशन क्या होता है? जब हम यूज करते हैं न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी हमने नई इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड करी है उसको हम यूज करेंगे, फिर उसको हम बेसिकली क्या करेंगे भाई? रिवाइज एंड रीडेवलप करेंगे। जो भी हमारा पुराना, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है, उस चीज को हम फिर से रीडेवलप करेंगे, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा एकोमोडेशन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, और मुझे लगता है कि जो दोस्ती होती है बड़ी अच्छी होती है और हर इंसान बहुत अच्छा है, तो मैं उनसे क्या कर लेती हूँ? मैं सबसे मान लीजिए दोस्ती कर ली मैंने, कोई मेरे से फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, मैंने उनसे दोस्ती कर ली। अब उनका बिहेवियर, उनका नेचर मेरे प्रति बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो मुझे जो फील आई हुआ है कि यार बड़ा अच्छा इंसान है और हर इंसान बहुत अच्छा होता है, तो ठीक है। तो अब मैंने उसको जो बिल्कुल एक फर्स्ट इंप्रेशन है, तो मैंने सोचा कि यार ये मेरा अपना ही है, ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छी गहरी मित्रता उस इंसान से कर ली। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ भाई? जो न्यू इन्फॉर्मेशन है,
अब मैंने न्यू इन्फॉर्मेशन क्या गेन करी कि भाई हर इंसान बहुत अच्छा होता है, हर इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, अपने आप में, और सबसे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए क्योंकि सबका नेचर बहुत अच्छा है। तो ये मेरे को एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली और उसको मैंने फिट कर दिया अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर। अब यहीं पे मान लीजिए वही नया इंसान जिससे मैंने बहुत गहरी मित्रता कर ली है और मान लो पहली बार की दोस्ती है, एकदम फर्स्ट टाइम हम लोग मिले हैं, ठीक है, बातें हुई हैं। अब दूसरी बार में क्या हो जाता है, वो इंसान मान लीजिए मुझे बार बार ज्ञान दे रहा है, बार बार मुझे कुछ अच्छी, मान लीजिए अच्छी शिक्षा भी दे रहा है किसी चीज को करने की, पर बार बार टोका टाकी करे जा रहा है ना। बेशक वो मेरे भले के लिए कह रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि यार बार बार टोकना क्यों, नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं लगता है ना उंगली करना। सो उसमें मैं क्या करूंगी, अब जो मेरा पुराना एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको मैं रिवाइज करूंगी, उसको मैं रीडेवलप करूंगी। कैसे, अभी तक तो मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, जो मैंने न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करी, यार सब अच्छे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मुझे दूसरी साइड ये भी लग रहा है कि यार ज्यादा भी उंगली नहीं करना है ना, बहुत मतलब इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है अगर आप मुझे बार बार टोक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सो इन दैट केस अब जो मेरी पुरानी जो टर्म्स थे, जो मैं पुरानी जो मेरी सोच थी, उसको मैंने रीडेवलप किया, उसको मैंने रिवाइज किया यहाँ पे, है ना, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ चीजें ऐड कर ली कि नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं होती, ठीक है, इतना भी हर इंसान बहुत अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी पुरानी चीजों के साथ दूसरी नई चीजों को मिला देते हो और उसके बाद आपकी एक नॉलेज, एक आपका ज्ञान कंस्ट्रक्ट होता है, वो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आ जाता है। बात आती है समझ में? तो इसको एक बार आप देखेंगे, बाकी पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड करूंगी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। देखिए इसके बाद ये एक वुल्फ थे, ठीक है, इन्होंने 1993 में एक डिफाइन दी एंड ही सेड कि भैया लर्निंग एक एक्टिव मेंटल वर्क है। मतलब यहाँ पे ना आपको बेसिकली बच्चे को, जो लर्नर है, उसको यहाँ पे एक्टिव होने की बेसिकली जरूरत है ना, उसको यहाँ पे सक्रिय होने की जरूरत है, ना कि निष्क्रिय तरीके से, एंड नॉट पैसिव रिसेप्शन ऑफ टीचिंग। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लेना। इसके बाद देखो कुछ थ्योरीज हैं, जब मैंने आपको बिहेवियरिज्म पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको कॉग्निटिविज्म पढ़ाया एंड इसके बाद मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो मैंने सब में आपको कुछ ना कुछ थ्योरीज बताई थी कि कुछ कुछ 2-2, 4-4 थ्योरीज हैं। एक बार आप उन थ्योरी को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ 4 थ्योरीज आती हैं, जैसे कि जीन पियाजे की एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, एक वाइगोत्स्की ने सोशल के लिए दी थी, है ना, क्योंकि वो सामाजिक कल्चरल का उनका ज्यादा था। उसके बाद एक वॉन ग्लासरफेल्ड की रेडिकल है और एक आपकी ब्रूनर्स की कॉग्निटिव है। एक बार अगर आप लोगों के पास नोट्स हो सीटेट वाले या फिर गूगल सर्च करना, तो एकदम से बस 2-2, 4-4 लाइन पढ़ लेना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कौन सी किसकी थ्योरी है। मेन आप बस ये नाम याद रख लेना कि जीन पियाजे का भाई इंडिविजुअल वाली है, वाइगोत्स्की की सोशल है, ठीक है, वॉन ग्लासरफेल्ड की रेडिकल वाली है, ब्रूनर्स की कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ने बेसिकली इन्होंने दिया है। तो ये थोड़े से आप नाम को एक बार याद रखेंगे, है ना। इसके बाद हम कुछ कंसिक्वेंसेस पढ़ते हैं कि मतलब कुछ परिणाम क्या निकले। तो देखो ये बोलते हैं कि जो स्टूडेंट है ना बेस्ट लर्न करता है, बच्चा अच्छे से सीखता है कब, जब वो खुद को एंगेज करता है किसमें, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, मतलब सीख के जो उसे अनुभव हो रहा है उससे बच्चा सबसे अच्छे से सीखता है। जब तक वो खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तब तक बच्चे की लर्निंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है और वो बहुत ज्यादा लाइफ लॉन्ग भी नहीं रहती है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया लर्निंग एक्सपीरियंस काम आते हैं। कैसे आते हैं, अब देखो लर्निंग एक्सपीरियंस को भी हमने डिवाइड करा है। लर्निंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जहां पे स्टूडेंट भी इवॉल्व है, ठीक है भाई, इसके अंदर बच्चा भी आ रहा है, टीचर्स, ठीक है, शिक्षार्थी भी है, शिक्षक भी है। जब वो दोनों आपस में काम करेंगे यानी कि वर्क टुगेदर, तो उससे क्या होगा, एक नॉलेज बिल्ड होगी, है ना, एक ज्ञान का निर्माण होगा। ओके, तो इस चीज को यहाँ पे है। अब ये जो बिल्ड नॉलेज है ये आप डायरेक्टली बच्चों को इंपार्ट नहीं कर सकते हो, है ना, कांट डायरेक्टली इंपार्ट इट टू स्टूडेंट्स। आप सोचो कि ज्ञान को आप सीधा बच्चों को ऐसे भर दो, तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए भी 2 चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे। एक आता है एक्सपीरियंस, ठीक है, एक आप एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे और दूसरा फैसिलिटेट करनी पड़ती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए नॉलेज को, है ना। तो यहाँ पे आप दूसरा वर्ड ऐड कर लेना, फैसिलिटेट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक प्राइमरी गोल हो जाता है कि आप नॉलेज को बिल्ड कैसे करोगे। एक तो एक्सपीरियंसेस के बेस पर करोगे, है ना। तो दूसरा क्या है भाई, जो भी चीजें हैं, मान लीजिए जो भी विषय के बारे में आप उन्हें बता रहे हो, तो वो सारा का सारा ज्ञान जब आप बच्चों को दे रहे हो तो वो क्या करेगा, जो अपनी प्रीवियस नॉलेज है उसको देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, देन उसके बेस पर आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे। किसी भी चीज को उठाया और बस सीधा कि लो भैया करो, ऐसे नहीं होता, है ना। तो ये थोड़ा सा चीज है, इसमें आप लोग देखेंगे कंसिक्वेंसेस भी कुछ ऐसे बेसिकली परिणाम निकल के आए। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बेस पर है, ठीक है।
तो एक बार आप इसको देखना। बाकी अगेन मैं बोल रही हूँ पीडीएफ सेंड कर दूंगी, अगर आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नहीं आपको दिखता है विजिबिलिटी एंड ऑल, तो सेंड हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। एक बार आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर तो कर लोगे, लेकिन जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और बाकी मैं आपको कुछ साइट्स बता भी चुकी हूँ, है ना, और एक दो रिव्यू भी मैं भी करने वाली हूँ जल्दी से कुछ बुक्स के, तो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यस, देखिए अब है हम लोगों के कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सीएल। तो सीएल से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सीएल का मतलब है कि जो कुछ आपकी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली जो लर्निंग है, इसको लेके कुछ आवश्यक घटक हैं। और अब आप इस वाले फ्लो चार्ट को देख के भी कंफ्यूज मत हो जाना, एक एक करके मैं आपको समझाती जा रही हूँ, तो आप समझते चले जाना, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा हौच पौच लगेगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है भाई। सबसे पहली बात करता है कि जो आपकी प्रायर नॉलेज है, यानी कि जो आपके पास पूर्व का ज्ञान है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब वो पूर्व का ज्ञान के लिए टीचर जो करेगा, बच्चों से कुछ एक्टिविटीज करा सकता है। वो मैंने यहाँ पे सारी आपको एक्टिविटीज शो करी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्री टेस्ट ले लेगा उनका, यानी कि पूर्व परीक्षण लेगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ उनके साथ क्या करेगा, इनफॉर्मल तरीके से इंटरव्यूज लेगा, जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक साक्षात्कार। इसके बाद कुछ ऐसी वार्म अप एक्टिविटीज जो कि एक स्मॉल ग्रुप के अंदर होंगी, है ना। तो वार्म अप एक्टिविटीज आप लिखेंगे कि ठीक है, कुछ स्मॉल ग्रुप की वार्म अप एक्टिविटीज हो जाएंगी। पहली चीज तो आपकी क्लियर हो जाती है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं भाई, अप्लाई करेंगे नॉलेज को किसके साथ, फीडबैक के साथ, ठीक है, यानी कि प्रतिक्रिया के साथ आप क्या करेंगे, ज्ञान को लागू करेंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इस चीज को यहाँ पे समझो, इसीलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स में जितना एक्सप्लेन कर पाऊं, है ना, उतना मैं आपको करूं, ताकि आपको बस ये है कि अगर आप लास्ट में अपने नोट्स को पढ़ते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इवेल्युएट करना है न्यू इन्फो। इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन, जो नई नई इन्फॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करना, उसको मॉडिफाई करना। एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आपके पास पहली नॉलेज है उसके साथ आप उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके साथ यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब इस वाले केस में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं भाई, जैसे क्लास डिस्कशंस हो गए, है ना। अब किसी टॉपिक के ऊपर मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है, उनको पता है पहले से ये चीज हमने पढ़ी है, तो वो अपनी उस प्रायर नॉलेज का भी यूज करेंगे। और फिर जो दूसरा ज्ञान होगा, जो अलग अलग डिस्कशंस के थ्रू, अलग अलग बच्चों के थ्रू उनको मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, जो क्विज वगैरह होती है, इस तरह की चीजें भी इसी के अंदर आ जाती हैं आपकी, ठीक है। जो प्रेजेंटेशंस होती है, प्रेजेंटेशंस करा सकते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, प्रस्तुति बोलते हैं ना हिंदी में प्रेजेंटेशन को। तो ये सारी चीजें हम इसमें कराएंगे। अब दूसरा आता है रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग, यानी कि सीखने पर चिंतन करना है। तो रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग में कैसे भाई, यहाँ पे बच्चे को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे। क्या प्रोवाइड करोगे, अवसर, ठीक है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बच्चे को यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे। और अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे इसके अंदर भी आप प्रेजेंटेशन करा सकते हो, कुछ रिफ्लेक्सिव पेपर्स के थ्रू चीजें करा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दे सकते हो, किसको, स्टूडेंट्स को, है ना। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग को दर्शाती है, सीखने पर चिंतन यहाँ पे करना है। और उसके बाद एक और पार्ट आता है जो कि है आपका क्रिएट कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसके अंदर क्या होता है, इसमें चैलेंज करना है स्टूडेंट को। और चैलेंज कैसे करोगे स्टूडेंट को भाई, उनको ऐसे कुछ असाइनमेंट्स दे दो, उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दे दो, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे दो जहां पे बच्चा खुद से सोचेगा, उसको लगेगा कि यार ये चीज मुझे करनी है। अब वो अलग अलग चीजें करेगा, ठीक है, उसके लिए एक्सप्लोर करेगा। और मान लीजिए बहुत सारी अलग अलग चीजों क्या करेगा, मान लीजिए कोई अलग अलग चीजें लेके आया, कोई एक्टिविटी लेके आया, कोई कुछ लेके आया, तो वहां से वो सारा का सारा ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके पास यहाँ पे हमने उसको ऐसी प्रॉब्लम दी है। अब वो अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, खुद से ही ढूंढेगा और खुद से ही करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आती हैं ये इसके अंदर आ जाती हैं, जहां पे बच्चा अपना संज्ञानात्मक तरीके से यूज करेगा, दिमाग के हेल्प से, इंटेलेक्चुअल तरीकों से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेगा, डिस्कवरी करेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल्स करेगा, खुद से ही चीजों को ढूंढेगा और खुद से ही उससे ज्ञान प्राप्त करेगा, खुद से ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स आ जाती है कि भाई जो क्लासरूम है वो कैसा होगा, ठीक है। तो दो तरीके की आपकी क्लास होती है, एक होगी आपकी ट्रेडिशनल, जिसको हम पारंपरिक कक्षा कहते हैं, और दूसरी है आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिसको हम रचनावादी कक्षा कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ रहे हैं, सो डेट्स वाई हमें जो यहाँ पे नीड होगी वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा की ही जरूरत होगी, ठीक है, क्लास की नीड होगी।
तो इसकी कुछ आपकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसको आप लोग एक बार देखेंगे। भाई सबसे पहले जो पाठ्य चर्चा होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा उसको जोर रहता है। बड़े कॉन्सेप्ट इन द सेंस आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये बेसिकली होल से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले आप सारी चीजों को इन्वॉल्व करोगे और फिर उस होल से ले जाते हुए, सारी चीजों को बेसिकली ले जाते हुए आप लोग कहां पे आ जाओगे, छोटे छोटे यानी कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को आप लोग उसके अंदर ऐड करोगे, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स को उसके अंदर आप इन्वॉल्व करोगे। तो होल से शुरू होता हुआ छोटे छोटे पार्ट्स को उसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बिग कॉन्सेप्ट्स वाला हो जाता है। दूसरा है भाई क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट, यहाँ पे बच्चे के इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे की किस चीज में रुचि है ना, तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है प्राइमरी सोर्सेस मटेरियल्स का हम लोग यूज करेंगे या फिर मैनिपुलेटिव मटेरियल्स का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि जो हमारी प्राथमिक सामग्री होती है। इसके बाद है लर्निंग जो होगी वो इंटरेक्टिव होगी, लाइक इंटरेक्ट करते हुए आप लोग बेसिकली बच्चों को बताएंगे ताकि वो अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसका भी यूज करे, उसको पहले से क्या पता है वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद वो उस चीज को, अपनी जो नई चीज वो पढ़ रहा है, जो नई नॉलेज वो एक्वायर कर रहा है, उसके बाद वो उसको एडअप करे, उसको बिल्डअप करे, ठीक है, और फिर खुद का एक अपना ज्ञान कंस्ट्रक्ट करे। उसके बाद आता है वर्क इन ग्रुप्स। कोशिश करेंगे कि भाई बच्चे को जो हम वर्क देंगे उनको हम स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे कार्य करेगा बच्चा, वो समूह के अंदर कार्य करेगा, तो वो अपनी कंस्ट्रक्ट कर सकता है नॉलेज को और तेजी के साथ। तो ये वाली चीज है। नॉलेज जो है वो डायनेमिक होगी, ये नहीं कि बस एक जो नॉलेज हो गई, एक स्टैटिक नहीं है, डेट इज डायनेमिक, है ना, कि मतलब गतिशील है। अगर कोई चीज, अगर आपका मान लीजिए कोई और सा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो एक्सपीरियंस के बेस पर बदल सकती है। जिस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस रहता है, जिस हिसाब से आप लोग नॉलेज को गेन करते हो, तो वो डायनेमिक हो जाती है ना, जो फिक्स नहीं रहती। उसके बाद आता है असेसमेंट्स आप लोग दोगे बच्चों को, जिसके अंदर आप स्टूडेंट को वर्क भी देते हो, टेस्ट वगैरह भी उनके होंगे, ऑब्जर्वेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, यानी कि अवलोकन और जो दृष्टिकोण है बच्चे का, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, असेसमेंट्स वगैरह दोगे, तो ये सारी की सारी जो आपकी क्लासरूम है, जो क्लास होगी, वो किस तरह की होगी भाई, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से होगी और जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी। अभी हम एक और चीज इसके बाद पढ़ेंगे क्लास एनवायरनमेंट को लेके, ये सब एक ही टॉपिक है, तो उसको भी एक बार आप कवर करेंगे। एनवायरनमेंट में एक और चीज आप लोग ऐड कर सकते हो। अब आप चाहे इसको क्लास एनवायरनमेंट बोल दो या फिर ये भी बोल सकते हो कि लाइक एक बच्चे के साथ जो रिलेशन है किस तरीके से है टीचर्स का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम क्लास एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो देखो नीट क्लीन, ये तो पहला एक पॉइंट होता है किसी भी चीज का, कि साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिविटी हो, ठीक है, सकारात्मकता हो, साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि गंदगी पड़ी है, पढ़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं, है ना। उसके बाद है भाई लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षार्थी को केंद्रित करना है। यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर जो आता है, दैट इज वो लर्नर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। इसके बाद में जो लर्निंग होगी वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सहयोगी अधिगम आपको करना है। इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट का आप लोग यूज करेंगे, यानी कि आत्म मूल्यांकन करना है बच्चे को, खुद से वो करेगा अपने असेसमेंट। ऑटोनॉमी होगी स्टूडेंट्स को, छात्रों को, ठीक है, जो ऑटोनॉमी दी जाएगी वो यहाँ पे छात्रों को दी जाएगी। उसके बाद एक पीयर ट्यूटोरिंग का आप यूज करेंगे, यानी कि मित्र शिक्षक की तरह आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी होगी, यानी कि सामूहिक गतिविधि होगी। फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब आमने सामने इंटरेक्शन होगा टीचर का बच्चे के साथ। और इसी तरीके से डिग्निफाइड डिस्कशंस होंगे, यानी कि गरिमापूर्ण चर्चाएं होंगी। तो ये कुछ और चीजें हैं, पॉइंट्स, इनको आप ऐड करेंगे। देखो कोशिश बिल्कुल ये करी जा रही है कि सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको ढूंढ के आपके फ्लो चार्ट्स में ऐड कर दिया जाए, ताकि कोई चीज रहे ना। और अगर एक आध चीज जैसे रह भी जाती है तो मैं फिर उसको टेलीग्राम पे बाद में ऐड कर देती हूँ, ना, कि आप इस वाले नोट में ये चीज ऐड कर लेना, इसमें ये चीज ऐड कर लेना। तो देखिए अब हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि लर्नर का रोल क्या होगा, टीचर का रोल क्या होगा, दोनों के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप्स होंगे, है ना। तो उन सारी चीजों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लर्नर जो होगा, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो आपकी टीचिंग है, मतलब जो आपकी लर्निंग होगी, वो आपकी लर्नर सेंटर्ड होगी या फिर एक स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। यहाँ पे बच्चे को, शिक्षार्थी को केंद्र में रख के तब आपको एक्टिविटीज को कराना है, अलग अलग चीजों को आपको कराना है। तो ये कैसी होगी भाई, लर्नर सेंटर्ड हो गई, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे जो बच्चा होगा, क्योंकि हम लर्नर की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करेगा, यानी कि नॉलेज कंस्ट्रक्टर है। ज्ञान का निर्माता कौन है, यहाँ पे बच्चा है, लर्नर है, ठीक है। अब ऑटोनॉमी, भाई यहाँ पे बच्चे को पूरी की पूरी ऑटोनॉमी दी जाती है कि उनको किस तरीके से समझना है, कैसे करना है, उनको अपने जो उनका प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज करना है। तो सारी की सारी ऑटोनॉमी यहाँ पे बच्चे को दी जाती है।
जिस भी तरीके से बच्चा सीखेगा उस तरीके से बच्चे को सीखना है। टीचर यहाँ पे उसके अंडर में है, एक तरीके से ऐसे समझोगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चा क्या है, एक्टिव है। देखो एक्टिव दोनों ही रहेंगे, टीचर भी रहेगा और बच्चा भी रहेगा, तो यहाँ पे दोनों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्ट देयर ओन एक्सपीरियंसेस, मतलब जो बच्चे के खुद के एक्सपीरियंसेस है वो बेसिकली उनको रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे लर्नर जो है, एक तरीके से समझ लो कि लर्नर को सेंटर में रख के उसके बाद जो लर्निंग करी जा रही है वो इसके अंदर यहाँ पे बोल रहा है। दूसरा है टीचर की, अगर हम बात करते हैं तो जो टीचर है वो भी तो एक्टिव रहेगा, टीचर का एक्टिव होना भी जरूरी है। टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, बच्चों को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एक सहायक की तरह काम करेगा और सहायक की तरह काम करके सहायता प्रोवाइड करेगा बच्चों को, है ना। भाई जैसे जैसे बच्चों को अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको टीचर देखेगा ना कि भाई कहाँ उनको जरूरत है, कहाँ पे उनको समझाना है, क्या उनके लिए करना है, कौन से उनको टास्क प्रोवाइड करने हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद प्रेजेंट टास्क, है ना, जो अलग अलग टास्क होंगे, जो टीचर होगा वो बेसिकली बच्चों को देगा कि ये करना है, फिर ये टास्क है, वो टास्क है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। स्कैफोल्ड्स प्रोवाइड करेगा टीचर यहाँ पे। स्कैफोल्डिंग आपने पढ़ी भी होगी, एक तरीके से सपोर्ट होता है, जब तक बच्चे को जरूरत होगी उसकी तब तक वो मिलेगा, जब लगता है कि हाँ एक आत्मविश्वास है या वो उस कार्य को करने में सक्षम है, वो चीजों को सीख गया है, तब वो वापस ले लिया जाता है। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद एनेबल रिलेवेंट एक्सपर्ट्स, भाई जब बच्चों को किसी एक्सपर्ट्स की नीड होगी किसी चीज की, है ना, किसी भी तरीके की किसी भी कार्य में, तो वहां पे वो सारी चीजें भी उनको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये सब एक टीचर के काम हो जाता है। इसके बाद अगर दोनों के रिलेशन को वैसे देखो तो भाई कोऑपरेटिव लर्निंग होगी पहली चीज, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना जरूरी है। रिस्पेक्ट तो आती है हर जगह पे, लेकिन जो लर्निंग होगी वो कॉपरेट तरीके से होना चाहिए, बच्चा भी कॉपरेट करे टीचर को, टीचर भी कॉपरेट करे, ठीक है, अपनी मैम को। तो ये सब यानी कि सहयोगी अधिगम होता है। इसके बाद है स्टूडेंट सेंटर, मैं आपको बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, एक्शन ओरिएंटेड होगा भाई, है ना। जो भी आप चीज कर रहे हो एक एक्शन ओरिएंटेड तरीके से आपको करना है। और दूसरा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना है, ये नहीं कि कोई चीज शुरू करी वहीं छोड़ दी, आगे कोई मतलब ही नहीं है, उसको कंप्लीट करने पे पूरा का पूरा ध्यान आपको होना चाहिए। एम्पावर टू ग्रो, यहाँ पे जो बेसिकली टीचर होगा वो बच्चे को एक तरीके से कहते हैं ना कि एनकरेज करना, उनको थोड़ा सा उत्साहित उनको करेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या करे, ग्रो करे। तो उनमें उस चीज को भी वहां पे हेल्प करता है। स्टूडेंट्स की हेल्प करता है टू बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, कि मतलब वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बनाए, खुद से चीजों को समझे, खुद से नॉलेज को ग्रैब करे, और उसके बाद अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग उसको बनानी है, अपनी खुद की नॉलेज को उसको कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए अभी आपका आज बिल्कुल लास्ट है, और इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से टीचिंग मैथड्स या फिर लर्निंग मैथड्स का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका रेसिप्रोकल टीचिंग लर्निंग, यानी कि पारस्परिक शिक्षण अधिगम का हम यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी दो पेयर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको ये बोल देना है कि भैया आप लोग ना आपस में टीच करो एक दूसरे को। तो बच्चा क्या करेगा, अपने मित्र सहयोगी को या जो भी है उसको एक क्या करेगा, एक दूसरे को टीच करेंगे। तो ये इस वाली इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। पहला क्या हो गया। दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IBL कह देते हैं, और इसको हम RL लिख दिया ना ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे शॉर्ट में। तो इसमें क्या होगा, पूछताछ आधारित शिक्षा होगी, यानी कि इसमें दो चीज इंक्लूड, जैसे मान लो रिसर्च के थ्रू हो गया, या डायरेक्ट ऑब्जर्व करेगा बच्चा, या कुछ ना कुछ उसको रिसर्च के लिए दे दिया कि चलो इस पे ये लेके आओ, ये करो, है ना, या कोई एक्सपेरिमेंट्स करेगा, या खुद से चीजों को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो सीखेगा। तो ये इंक्वायरी होती है, जब वो खुद से बच्चा इंक्वायरी निकालता है किसी भी चीज की, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसको हम PBL बोल देते हैं, समस्या पर आधारित रहेगी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, जैसे मान लो किसी भी चीज को आपका एक सोल्यूशन लेके आना है, डेट इज कॉल्ड एक समस्या समाधान हो गया। रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हो सकती है वो, है ना, कि जो एक रियल वर्ल्ड है आपका, जो वास्तविकता है उसकी, जो दुनिया है उसकी कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स, है ना, जिसके अंदर आपका संवाद है, सहयोग है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो जब बच्चा आपस में कम्युनिकेट करेगा तो उसका क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम बेस्ड में आ जाती है। भाई एक दूसरे को अपनी मान लीजिए समस्या बताएंगे, तो उससे क्या होगा, वो भी तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी ना, तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ आती है जो कि है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव में क्या होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कोऑपरेट कैसे करेगा बच्चा, भाई जब वो ग्रुप में काम करेगा, मान लीजिए स्मॉल ग्रुप्स बना दिए, उससे बच्चा काम कर रहा है, अब एक दूसरे की हेल्प भी करेगा, हर चीजें होंगी उसमें, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करेगा। तो डेट इज कॉल्ड वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स,
ठीक है। अब वो काम करेगा छोटे छोटे समूह में, एक साथ काम करेगा, जिसके अंदर क्या होगा भाई, जो आपस में ग्रुप मेंबर्स हैं उनको आपस में इंटरडिपेंडेंस होना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। आपस में वो बातचीत भी करेंगे, समस्या समाधान जो भी उनकी समस्या आएंगी उन सब पे वो बेसिकली वर्क भी करेंगे। तो ये सब क्यों होता है भाई, ताकि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, जो सॉल्व प्रॉब्लम, या फिर कोई भी अगर असाइनमेंट दिया है टीचर ने तो वो भी कंप्लीट करना है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी असाइनमेंट को बेसिकली कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, आपस में ग्रुप मेंबर्स को अच्छे से कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए, नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखेंगे, कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद आगे आप लोगों की लर्निंग एबिलिटीज, लर्निंग वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में यूनिट सेकंड भी आपकी कवर हो जाए, ओके। सो चलिए एक बार आप इसको देखेंगे, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी समस्या है तो आप लोग शेयर करेंगे, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।